नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे उस रणबांकुरे की जिसने औरंगज़ेब की सत्ता को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं गोकुल जाट यानी गोकुला जाट के विद्रोह की, जिसको तिलपत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों किया गोकुला जाट ने ये विद्रोह, क्या हश्र हुआ, क्या किया था औरंगज़ेब ने ऐसा जिसकी वजह से ये विद्रोह करना पड़ा, आइए तफसील से इसकी बात करते हैं। सत्ता में आने के बाद औरंगज़ेब धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा। उसने धार्मिक आधार पर भेदभाव शुरू कर दिया और वो भेदभाव आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक तीनों आधार पर था। उसने गैर मुसलमानों पर ज़्यादा कर लगाए। मुसलमानों को जितना कर देना पड़ता था उसका दुगना जो है गैर मुसलमानों को देना पड़ता था, यानी हिंदुओं को देना पड़ता था मुख्य रूप से। और ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उसके बाद शुरू हुआ हिंदू त्योहारों पर रोकथाम। होली दिवाली मनाना बंद हो गया। उसके बाद हिंदू त्यौहार के जो समारोह होते हैं उन पर रोक लग गई। साथ ही साथ जाटों के इलाके में उनके जीवन के जो उनके सामाजिक जीवन के सामाजिक संस्थाएं जो हैं, उनकी जो रीतियां हैं, परंपराएं हैं, उन पर रोक लगनी शुरू हो गई। जाटों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनके सामाजिक और निजी जीवन में हस्तक्षेप हो रहा है। साथ ही आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा था। ये नए टैक्स लगाना, मालगुजारी बढ़ाना, ये सब दबाव बनाने की कोशिश थी कि अगर आपको बराबरी का हक चाहिए तो आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, आप भी उतना टैक्स दीजिए। तो गोकुल जाट के नेतृत्व में छपरौली में एक बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि इस साम्राज्य का विरोध करना है। और विरोध का फैसला होने के बाद जो है धीरे धीरे जाटों की एकजुटता, उसके अलावा दूसरी जातियां भी उसमें जुड़ती गईं और एक बड़ा आंदोलन या विरोध की तैयारी शुरू हो गई। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति के 4 स्तंभ थे। पहला, इस्लामी रीति रिवाजों को बढ़ावा देना। दूसरा, हिंदुओं के खिलाफ नए नए नियम और कानून बनाना। तीसरा, धर्म परिवर्तन कराना। और चौथा, हिंदू मंदिरों को तोड़ना। पहले उसने घोषणा की कि नए मंदिर अब नहीं बनेंगे, पुराने मंदिर जो हैं वो रहेंगे, लेकिन उसके बाद पुराने मंदिर भी तोड़े जाने लगे। इससे नाराज़ गोकुल जाट के विद्रोह को लेकर बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है। उनके साथ उस तरह से न्याय नहीं हुआ जैसी उनकी भूमिका थी, जो उनका योगदान था। तो मुग़ल साम्राज्य और जाटों के संबंध को लेकर किस तरह का रहा, उस पर एक पुस्तक है डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी की। पुस्तक का नाम है द जाट्स, देयर रोल इन मुग़ल एम्पायर। इसमें काफ़ी न्याय किया गया है गोकुल जाट का और जाटों के विद्रोह का जो पूरा इतिहास है उसके साथ। इसमें उन्होंने, डॉक्टर द्विवेदी ने ये लिखा है कि आर्थिक प्रतिबंध, आर्थिक जो समस्याएं हो रही थी वो, उसके बाद राजनीतिक प्रोवोकेशन जो हुआ उसने जाटों को और नाराज़ किया और धार्मिक दमन ने इसमें आग में घी का काम किया। उसके बाद जाटों ने तय किया कि लड़ाई के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस लड़ाई की तैयारी के लिए मथुरा से करीब 6 किलोमीटर दूर सहोरा गांव में गोकुल जाट के नेतृत्व में जुटे। वहाँ मथुरा का जो फौजदार था औरंगज़ेब का, अब्दुल नबी, उसने हमला कर दिया। लड़ाई हुई, बड़ा भीषण संघर्ष हुआ और उसमें 12 मई 1669 को अब्दुल नबी को जाटों की सेना ने मार दिया। इससे औरंगज़ेब के शासन में बड़ी खलबली मच गई। 13 मई को रदनदाज खान को भेजा गया इस विद्रोह को दबाने के लिए। उसके अलावा सफ शिकन खान को नया फौजदार नियुक्त किया गया मथुरा का। इस बीच शाहाबाद जो है वो जाटों ने लूट लिया। तो शिकन खान ने जो है एक समझौता प्रस्ताव भेजा गोकुल जाट के पास कि जो
तुमने माल लूटा है वो वापस कर दो तो तुम्हें माफ़ कर देंगे। गोकुल जाट ने मना कर दिया। बात बढ़ती गई और ये संघर्ष भी बढ़ता गया। स्थिति ये हो गई कि औरंगज़ेब के पास लगातार इस तरह के विद्रोह की खबरें पहुंचने लगी और उसकी सेना की हार की खबरें पहुंचने लगी। तो 28 नवंबर को औरंगज़ेब खुद चल दिया मथुरा की ओर, देखने के लिए कि किस तरह से इस विद्रोह को दबाया जा सकता है, किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। उसे रास्ते में खबरें मिलने लगीं कि जो विद्रोही हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने हसन अली खां के नेतृत्व में एक नई फौज भेजी और ये युद्ध जो है चलता रहा आपस में और ये लंबा खींचता गया। कभी विद्रोही थोड़ा पीछे हट जाते थे, फिर आगे आ जाते थे। आखिर में ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जनवरी 1670 में गोकुल जाट 20,000 लोगों की फौज लेकर तिलपत से करीब 20 मील दूर मुकाबले के लिए पहुंच गए। हसन अली खां के नेतृत्व में जब लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद जब ऐसा लगने लगा कि विद्रोही जीत जाएंगे तो औरंगज़ेब ने आगरा के फौजदार को भी हमले के लिए हसन अली खां का साथ देने के लिए भेज दिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा और वो भागकर तिलपत के किले में उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया। वहाँ 3 दिन तक युद्ध हुआ। इसी को तिलपत का युद्ध कहा जाता है। 3 दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन मुग़ल फ़ौजें ट्रेंड फोर्स थी, प्रशिक्षित लोग थे, हथियार थे आधुनिक उनके पास, तोपें थी। इधर केवल जज्बा था, अपनी परंपरा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को बचाने का ये जो जज्बा था वो था। हथियार के नाम पर तीर धनुष और कुछ छोटे मोटे हथियारों के अलावा कुछ था नहीं उनके पास। तोपों से किले की दीवार गिरा दी गई, चारों तरफ से घेर लिया गया और उसमें उस लड़ाई में, इस भीषण लड़ाई में जो 3 दिन चली, इसमें 4000 मुग़ल फ़ौज के सिपाही मारे गए, 5000 जाट सेना के लोग मारे गए और गोकुल जाट और उनके चाचा गिरफ्तार कर लिए गए। उनको गिरफ्तार करके आगरा लाया गया, उनको और उनके चाचा को। और औरंगज़ेब का ये आदेश था कि इनको टुकड़े टुकड़े में काट दिया जाए। अब ये किताब में नहीं है, किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, लेकिन फोकलोर में है। लोगों के बीच में ये एक कहानी जो है, किस्सा प्रचलित है कि आखिरी समय पर औरंगज़ेब ने ये प्रस्ताव किया कि अगर इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुमको माफ़ कर देंगे। कहते हैं कि गोकुल जाट ने कहा कि अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा दो तो इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। जाहिर है कि ये चिढ़ाने के लिए कहा गया था। उसके बाद गोकुल जाट और उनके चाचा दोनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जब उनको काटा गया तो खून के फव्वारे निकले और उसी के नाम पर आगरा कोतवाली के पास फव्वारा जो बना है उसका नाम उसी के नाम पर बना, जो खून का फव्वारा उस समय छूटा था। इस तरह से गोकुल जाट हार तो गए, लेकिन डॉक्टर द्विवेदी लिखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पूरे दौर में जाटों का इससे बड़ा विद्रोह कभी नहीं हुआ था जिसने औरंगज़ेब के छक्के छुड़ा दिए। वो बड़ी फ़ौज थी, ट्रेंड लोग थे उनके पास, प्रशिक्षित थे, हथियार थे, इसलिए जीत गए। बाद में जाटों को जब बाद में आकलन हुआ तो ये समझ में आया कि बिना ट्रेनिंग के, बिना हथियार के इस तरह का युद्ध जीतना बहुत कठिन होता है। लेकिन बात केवल ये नहीं कि गोकुल जाट ने विद्रोह किया, बहादुरी से लड़े, औरंगज़ेब को हिलाकर रख दिया, लेकिन शहीद हो गए। बात उसके बाद की है। ये है औरंगज़ेब का इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ, ज़रा सोचिए कि वो कौन सी प्रवृत्ति के लोग हैं। देखिए, हम अपने देश में या कोई भी देश अपनी सड़कों के नाम, पुलों के नाम, संस्थाओं के नाम और कार्यक्रमों के नाम रखता है तो अपने देश के नायकों के नाम पर रखता है।
क्यों उनके नाम पर रखा जाता है? जिससे आने वाली पीढ़ी उनको याद करे, उन पर गर्व करे, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करे, उनसे सीख ले। इसलिए ये नाम रखे जाते हैं कि लंबे समय तक लोगों की याददाश्त में बने रहें। तो सवाल ये है कि भारत के लिए गोकुल जाट नायक थे, गर्व करने वाले व्यक्ति थे, या औरंगज़ेब? तो सोचिए वो कौन से लोग हैं और किस मानसिकता के रहे होंगे जिन्होंने जब ये तय किया कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में सड़क का नामकरण होना है, उस सड़क का नाम औरंगज़ेब के नाम पर रखा जाएगा। बात केवल एक सड़क की नहीं है, बात केवल ये नहीं कि किसकी के नाम पर रख दिया गया। बात यह है कि आपके सम्मान का, आपके स्वाभिमान का, राष्ट्र के स्वाभिमान का, समाज के स्वाभिमान का औरंगज़ेब के नाम पर सड़क का नाम रखकर क्या आप गोकुल जाट के साथ न्याय कर रहे हैं, या अपने देश के साथ न्याय कर रहे हैं, समाज के साथ न्याय कर रहे हैं? तो बात फिर कह रहा हूँ कि केवल एक सड़क के नामकरण का नहीं है, बात उस प्रवृत्ति की है जिसने ये रखवाया। और जब रखा गया तो किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा विरोध नहीं हुआ जिसके कारण उसको बदला जाए। और जब बदला गया 70, 71, 72 साल बाद, तब उसका विरोध हुआ कि क्यों बदला जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश 72 सालों में कहाँ पहुँचा है। हमने किस तरह से अपने नायकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है कि जिनको तिरस्कृत किया जाना चाहिए उनको पुरस्कृत किया गया, जिनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए वो तिरस्कृत है। सोचिएगा ज़रूर। आज इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। लेकिन हाँ, जाते जाते एक और बात कि इस चैनल को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।